हेलो फ्रेंड्स, नवीन तिवारी दक्षिण कंपटीशन क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से अपने भाइयों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारतीय संविधान में भाग 1 को पढ़ेंगे। इस भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है, जिसका उल्लेख हमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 के मध्य में मिलता है। संघ और राज्य क्षेत्र का अर्थ क्या? संघ मतलब केंद्र की मैं बात कर रहा हूँ, राज्य क्षेत्र का मतलब जहाँ पर संपूर्ण अपने राज्य है, ध्यान रखिएगा। इसका उल्लेख कहाँ किया गया? भारतीय संविधान के भाग 1 में किया गया, ध्यान रखिएगा। हम लोग भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 इस तरीके से संविधान के कुछ टॉपिक्स उनको पढ़ते चलेंगे। अभी हम लोग भाग 1 पर हैं और 1 के माध्यम से हम लोग संघ और उसका राज्य क्षेत्र पढ़ेंगे, जिसका उल्लेख 1 से लेकर अनुच्छेद 4 में किया गया है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं अनुच्छेद 1 को, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 1 में हम लोगों ने जो चर्चा चलाई वो चलाई किस चीज की है? संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। यहां पे लोगों ने संघ के नाम की चर्चा चलाई है और उसके राज्य क्षेत्र की भी क्या चलाई है? चर्चा चलाई है। हुआ क्या कि प्रारंभ में जब संघ के नाम और राज्य क्षेत्र में जब लोग प्रारंभ में आए, अनुच्छेद 1 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। बताया जाता है कि स्टार्टिंग में क्या किया गया? बात बोली गई भारत अर्थात इंडिया। समझ गया होगे? भारत भाई मतलब भारत अर्थात इंडिया, मतलब भारत और इंडिया की यहाँ पर चर्चा चलाई गई। इस भारत और इंडिया में अच्छे बताया गया कि यहाँ पे लिखा गया राज्यों का संघ। क्या लिखा गया? राज्यों का संघ लिखा गया। ये क्या चीज समझते रहना रखिएगा। मूल संविधान में हुआ क्या? जब पहली बार संविधान हमारा बनाया गया, मूल संविधान जब पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, तो मूल संविधान में ध्यान रखिएगा हम लोगों ने राज्यों को 3 श्रेणी में बांटा। कितनी श्रेणी में बेटा? 3 श्रेणी में बांटा, ध्यान रखिएगा। तो हमने जितने भी राज्य थे उनको कितनी कैटेगरी में बांटा गया? 3 श्रेणी में बांटा गया, ध्यान रखिएगा। इस 3 श्रेणी में उसको वर्गीकृत किया गया तो आगे चल के हुआ क्या? एक न्यायाधीश थे सन 1956 की बात, ध्यान रखिएगा। उनका नाम सब लोग जानते होंगे, न्यायमूर्ति फैजल अली। क्या नाम था भैया? या फैजल अली का फजल अली लिखेंगे हम लोग, फजल अली। और फजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग का क्या किया गया? एक आयोग नहीं बोलेंगे यहां पर, हम लोग कहेंगे राज्य पुनर्गठन आयोग को बनाया। हुआ क्या? इस राज्य पुनर्गठन आयोग को बनाने में क्या हुआ? हम लोगों ने इसका अर्थ क्या हुआ कि हम लोग राज्य को पुनर्गठित करने के उद्देश्य से ये फैजल अली जी की अध्यक्षता में क्या किया गया? एक आयोग का गठन किया गया। इसके 2 सदस्य बनाए गए, 2 सदस्य। एक का नाम था हृदय नाथ कुजरू साहब और एक जन का नाम था KM पाड़ीकर साहब। इसके 2 सदस्य थे, एक नाम था हृदय नाथ कुजरू साहब, दूसरे नाम था KM पाड़ीकर साहब। हुआ क्या कि आगे चल के हम लोगों ने ध्यान रखिएगा, हम लोग संविधान संशोधन पढ़ते हैं, 7वां संविधान संशोधन, और 7वें संविधान संशोधन को किया गया सन 1956 में, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या किया? राज्यों को जो 3 वर्गों में 3 श्रेणी में जो विभाजित किया गया था, जो राज्यों को 3 श्रेणी में विभाजित करने की जो चर्चा चलाई गई थी, चर्चा चली थी, उसको हम लोगों ने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। और हम लोगों ने समस्त राज्यों को एक राज्य के रूप में पुनर्गठित किया। पुनर्गठन कहा गया कि अब राज्यों को 3 श्रेणी में ना बांटकर उसे एक राज्य के रूप में क्या करेंगे? हम लोग उसे गठित करेंगे। ये हम लोगों ने 7वें संविधान संशोधन 1956 में तहत किया, ध्यान रखिएगा।
इस चीज को फिर से मैं समझाता हूँ, ध्यान रखिएगा। ये क्या चीज है, ध्यान रखिएगा बहुत अच्छी तरीके से। अनुच्छेद 1 में संघ का नाम, उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया, अनुच्छेद 1 बताया गया है। आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं तो भारत अर्थात इंडिया, भारत मतलब कि इंडिया एक ही चीज है, दोनों चीज। इसमें राज्यों के संघ की चर्चा चलाई गई। जब संविधान हमारा बनाया गया तो संविधान, ध्यान रखिएगा, राज्यों को 3 श्रेणी में बांटा गया। जब राज्यों को 3 श्रेणी में बांटा गया तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने क्या किया, राज्यों को पुनर्गठन करने के लिए हम लोगों ने एक न्यायमूर्ति थे फजल अली साहब, उन्हीं के अध्यक्षता में एक आयोग का क्या कर दिया हम लोगों ने, राज्य पुनर्गठन आयोग का क्या किया, गठन किया। उसके इसके लिए 2 सदस्य बनाए गए, का नाम हृदयनाथ कुजरू साहब, दूसरे नाम के.एम. पारीकर साहब। हम लोगों ने आगे चल के भारत के अंदर संविधान संशोधन किए, जो चीजें, जो राज्य 3 श्रेणी में जो बांटा जाना था, इसको खत्म करके हम लोगों ने राज्य को 1 श्रेणी में क्या किया गया, बांटा गया। इसे हम लोगों ने किस संविधान संशोधन, 7वें संविधान संशोधन सन 1956 के तहत क्या किया, संविधान संशोधन किया, कानून में चेंजमेंट किया। और कानून में चेंजमेंट करने के बाद ये राज्य की जो 3 श्रेणियां थी, इन्हें क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया और राज्य को 1 श्रेणी के रूप में क्या किया गया, गठन किया गया। आज वर्तमान में सब लोग जानते हैं, वर्तमान में टोटल जो राज्य बचे हमारे यहाँ कितने बचे हैं भैया, तो देखा जाए जम्मू कश्मीर पूरी तरह हट चुका है, ध्यान रखिएगा। तो टोटल जो राज्य बचे हमारे 28 बचे। केंद्र शासित प्रदेशों में ध्यान रखिएगा, लद्दाख को, जम्मू कश्मीर को क्या किया गया, 7 थे पहले, लद्दाख जम्मू कश्मीर को एक साथ अलग अलग किया जाएगा, 9 हो जाएंगे। लेकिन दादर नगर हवेली दमन दीव को फिर से क्या किया गया, विलय कर दिया गया। विलय जब कर दिया गया तो वर्तमान में स्थिति कितनी हो गई भैया, पहले 7 2 9, लेकिन अब कितने हो गए, 8। कितने हो गए भैया, 8। तो 28 क्या हो गए अपने राज्य हो गए और 8 क्या हो गए, केंद्र शासित प्रदेश हो गए, ध्यान रखिएगा। चलिए भैया ध्यान रखिएगा, लेकिन इसी का ध्यान रखिएगा, जब मूल संविधान की हम लोग बात करते हैं तो मूल संविधान में ध्यान रखिएगा, जो वर्तमान में ध्यान रखिएगा, लेकिन जब मूल संविधान की बात करते हैं तो मूल संविधान ध्यान रखिएगा 14 राज्य थे अपने यहाँ और अपने यहाँ कितने, 5 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। तो मूल संविधान में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश थे, 5। कितने राज्य थे, 14। लेकिन वर्तमान कुल कितने भैया, 8, 28 राज्य है और 8 क्या अपने यहाँ केंद्र शासित प्रदेश है। ये अनुच्छेद 1 के बारे में इसमें इतना क्या किया गया, उल्लेख किया गया। क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं अनुच्छेद 2 के बारे में। अनुच्छेद 2 में यह शासन लिखा गया है, नए राज्यों का प्रवेश। अनुच्छेद 2 क्या किया गया है, नए राज्यों का प्रवेश। नए राज्यों का प्रवेश का मतलब होता है किसी भी एक ऐसे राज्य को उठाकर भारत के अंदर क्या कर देना, एंट्री करा देना और उसे राज्य का एक दर्जा दे देना। मैं एग्जांपल में सीधे से समझाना चाहता हूं, गोवा को ध्यान रखिएगा। गोवा सब लोग जानते होंगे आप लोग, भैया ध्यान रखिएगा। गोवा पहले किसके द्वारा बसाया गया, तो गोवा को बसाया सब लोग जानते हो, पुर्तगाली बसाए। पुर्तगाली जब यहां से चले गए तो ध्यान रखिएगा, गोवा एक प्रकार का क्या था, पुर्तगालियों द्वारा बसाया गया एक देश था। लेकिन बाद में इसी गोवा को हमने उठाकर अपने भारत में क्या करा दिया, इसका प्रवेश करा दिया। और जब भारत में इसका प्रवेश करा दिया तो इसे हमने क्या दर्जा दे दिया भैया, एक राज्य का दर्जा दे दिया। क्या दर्जा दे दिया, राज्य का। तो नए राज्यों का प्रवेश का समझ गए, किसी बाहरी राज्य को उठाकर किसी भी देश के अंदर समाहित करना, जोड़ना, यह क्या कहलाता है, नए राज्यों का प्रवेश कहलाता है। एग्जाम्पल हम लोग इसको नाम लिखेंगे, यहाँ पर गोवा का नाम लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए अब आता है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में बताया गया नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण एवं वर्तमान राज्यों की सीमाओं में, नाम व सीमाओं में परिवर्तन। क्या चीज है, नए राज्यों के निर्माण एवं वर्तमान राज्यों के नाम और सीमाओं में परिवर्तन। इसको समझते हैं क्या, जैसे आप लोग सब लोग जानते होंगे कि सभी लोग जानते होंगे कि हम लोगों ने 1 अक्टूबर सन 1953 को नाम सुना होगा, आंध्र प्रदेश का नाम सुना होगा आप लोगों ने। राज्य का क्या किया हम लोगों ने, गठन किया, का गठन किया। पता होगा ये एक पहला राज्य था जो भाषाई आधार पर या भाषा के आधार पर गठित किया गया। भाषा कौन सी थी, तेलुगु। कौन सी थी भैया, तेलुगु।
तो भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य कौन सा बनाया गया? तो भैया आंध्र प्रदेश बनाया गया था। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो 15-14 राज्य थे, कहीं ना कहीं संख्या 15 हुई होगी। तो कहीं ना कहीं राज्य नया बनाएगा, उसका नाम क्या रखा गया? आंध्र प्रदेश। सीधे सीधे अभी लेटेस्ट एग्जांपल उठाते हैं, इसी आंध्र प्रदेश को लेते हैं और इसी आंध्र प्रदेश से कट कर आधे हिस्से बना गया तेलंगाना। क्लियर हो गया? वो जो बन के आगे चला 29वां राज्य बना अपने यहाँ का। अभी बताओ 28 है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को उठा के कैसा प्रदेश दर्जा दिया जाए, 28 हो गए। तो ये जो तेलंगाना बना, ये कहीं ना कहीं आंध्र प्रदेश से कटकर बना ना भैया, ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब नए राज्य का क्या किया गया? निर्माण किया गया। किस आधार पर किया गया? वहां पे हो सकता है कि इन दोनों के मध्य में विवाद चल रहा हो, तेलंगाना के लोग जो थे अपनी भाषा को लेकर अलग विवाद कर रहे थे, इसलिए एक नए राज्य को क्या किया गया? बनाया गया। यहाँ पर क्या था? नए राज्य का प्रवेश कराना मतलब किसी बाहरी राज्य को उठाकर एक किसी भी देश के अंदर जोड़ना। जैसे गोवा एक पुर्तगालियों द्वारा बसाया गया, तो उसको उठाकर हमने भारत के अंदर क्या किया? जोड़ा। तब क्या हुआ? गोवा जो था वो भारत का क्या बन गया? हिस्सा बन गया। तो कहीं ना कहीं देखिएगा ये नए राज्य के प्रवेश के रूप में है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? नए राज्य का निर्माण। एक नए राज्य आंध्र प्रदेश से काट के एक नया राज्य बनाया और उसके बाद वर्तमान राज्यों के नाम एवं सीमाओं में परिवर्तन। तो इसका मतलब होगा इसका नाम भी नया हुआ तेलंगाना। साथ साथ एक चीज और नहीं, एक चीज और क्लियर हो गई, क्या? इसकी राजधानी भी बदल दी गई, ध्यान रखिएगा। इसकी सीमाएं भी कहीं ना कहीं होगी। देखिए इस तरीके से अगर आंध्रा होगा तो इसी बगल इस तरह करके क्या होगा? तेलंगाना बना, तो कहीं ना सीमा में परिवर्तन। अब यहाँ की फोर्स यहाँ से मतलब ले सकती है, यहाँ की फोर्स इससे मतलब ले सकती है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का भी क्या हो गया? मतलब कि यहाँ पर विभाजन हो गया। तो कहीं ना कहीं सीमाएं क्या हो गई? दूसरे की अलग अलग हो गई। ये जो नए नए राज्यों का निर्माण करके उनके नाम में, उनकी भाषा में जो परिवर्तन किया जाता है, यह अनुच्छेद किसमें उल्लिखित किया गया है? 3 में उल्लिखित किया गया, ध्यान रखिएगा। तो 2 और 3 में अंतर क्लियर हो गया होगा। अगर किसी बाहरी राज्य को उठाकर जोड़ेंगे तो किसके अंतर्गत जोड़ेंगे? 2 के तहत जोड़ेंगे। यदि आप लोगों से कोई पूछते भैया नए राज्यों का निर्माण किया जा रहा है या उसके राज्य की सीमा में नाम में परिवर्तन किया है, उसकी राजधानी के नाम में परिवर्तन किया जाए, तो किसके तहत किया जाएगा? 3 के तहत। मैं सीधे सीधे कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ। कोई पूछा लोगों से झारखंड जो बना भारत में वो किस अनुच्छेद बना होगा? तो बिहार से कटके बना, सीधे सीधे क्लियर बन गया होगा 3 के तहत। छत्तीसगढ़ बना होगा, किस अनुच्छेद तहत बना होगा? 3 के तहत बना होगा। आप लोग उत्तराखंड का नाम जानते हो, किसके तहत बना होगा? 3 के तहत बना होगा। तेलंगाना किसके तहत बना? 3 के तहत बना। तो सीधे सीधे क्लियर हो रहा है कि ये 3 के तहत हुआ। मैं ये कह दूं सिक्किम आपको पता होगा एक प्रकार का देश था, ध्यान रखिएगा। ये एक ऐसा देश था जिसकी जनता के माध्यम से, किसके माध्यम से? जनता के माध्यम से वहां के लोगों ने भारत में स्वयं अपने आप को जुड़वाने का क्या किया? प्रयास किया। तो वहां की जनता के द्वारा ही इसे भारत में क्या किया गया? जोड़ा गया, मतलब प्रवेश किया गया। तो किस अनुच्छेद किया गया होगा? 2 के तहत किया गया होगा। क्लियर हो गया होगा, ध्यान रखिएगा। तो 1, 2, 3 अनुच्छेद क्लियर हो गए। 2 और 3 ध्यान रखिएगा। इसी में आप लोग जानते होंगे, क्योंकि मैंने आपने देखा होगा, मैंने लिखा है मैंने अनुच्छेद 1 से लेकर 4। 2 और 3 क्लियर हो गया होगा। मैं अनुच्छेद 4 की चर्चा चलाता हूँ, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 4 में है कुछ नहीं बेटा। अनुच्छेद 4 में सिर्फ इतना है कि अनुच्छेद 2 और 3, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 2 और 3 के अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई जो विधियां, जो कानून है, उन्हीं को उल्लेखित किसमें किया गया है? 4 में उल्लेखित किया गया है। 2-3 में क्या होता है? बेसिक डिफरेंस है ना, यहाँ पे प्रवेश करा रहे हैं, यहाँ पे एक नया राज्य बना रहे हैं। इनमें जो विधियां, विधि मतलब कानून के बारे में जो उल्लेख किया गया वो किसमें किया गया? अनुच्छेद 4 में किया गया। किसमें किया गया? अनुच्छेद 4 में किया गया, ध्यान रखिएगा। तो मुझे अनुच्छेद 4 में क्या है? 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियों का उल्लेख किसमें? अनुच्छेद 4 में, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से हमारा जो भाग 1 था संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यहाँ से क्या होता है भैया? अपना समाप्त होता है, ध्यान रखिएगा। हम लोग इसी में ही भाग 2 भी पढ़ेंगे, इसी के साथ, ध्यान रखिएगा। भाग 2 में क्या आता है? तो नागरिकता का अधिकार आता है। क्या आता है बेटा? नागरिकता का अधिकार, जिसको लोगों ने उल्लेखित कहां से कहां तक किया है? तो उसको उल्लेखित किया है भाग 2 को। इसी आगे पढ़ते हैं भाग 2। भाग 1 खत्म होने भाग 2 में हम लोग क्या देखते हैं? भाग 2 में देखते हैं नागरिकता के अधिकार। क्या अधिकार? नागरिकता के अधिकार। इसका जो उल्लेख किया गया है, ये किया गया है अनुच्छेद 5 से 11 किया गया। लेकिन इसको पढ़ने का, अनुच्छेद पढ़ने पहले हम लोग कुछ बेसिक बातें पढ़ते हैं कि भारत के अंदर यदि कोई व्यक्ति रहता है तो हम लोग उसे कितने प्रकार से नागरिकता प्रदान कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखिएगा, उसे 6 प्रकार से नागरिकता क्या की जा सकती है भैया? प्रदान की जा सकती है। मैं इसके लिए एक ट्रिक बताऊंगा आप लोग को, ध्यान रखिएगा। कैसे याद करेंगे 6 प्रकार की नागरिकता, ये ध्यान रखिएगा। फंडा याद करने के लिए है, जब
पंजीकरण देश में समाया। जब पंजीकरण देश में समाया, इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर पकड़ते हैं जा, यहां पे जा का अर्थ है जन्म से। किससे अर्थ है भैया? जन्म से। यदि भारत में किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो भैया ऐसी स्थिति में उसे भारत की क्या प्राप्त होती है? नागरिकता प्राप्त होती है। तो क्लियर होगा, यदि मेरा जन्म भारत के अंदर हुआ तो इसीलिए तो मैं भारत का क्या हूं भैया? नागरिक हूं। ध्यान रखिएगा, उसे नागरिकता क्या, मुझे क्या, भारत की नागरिकता क्या भैया मुझे प्राप्त है। तो जन्म मतलब क्या हो गया? यदि किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो उसे भारत की क्या दे दी जाती है? नागरिकता पूरी पूरी प्रदान की जाती है। वह मतलब होता है वंशानुगत। ये क्या चीज है सर जी? वंशानुगत का मतलब होता है कि यदि किसी के माता पिता भारत में रह रहे हैं और उसका लड़का बाहर रहता है, लेकिन कुछ समय बाद यदि वो भारत आता है तो उसके माता पिता के आधार पर, वंशानुगत आधार पर, कि उसके वंशज कहाँ रह रहे हैं? भारत के अंदर रह रहे हैं, इस आधार पर भी उसे भारत की क्या दी जा सकती है भैया? नागरिकता प्रदान की जा सकती है। ये हो गया दूसरा तरीका। पंजीकरण क्या होता है? रजिस्ट्रेशन को लोग कहते हैं। ध्यान रखिएगा, देखिएगा हम लोग अभी अपना आधार कार्ड इस समय देखिएगा आप लोग बनवा रहे हैं सभी लोग, जिसके जानते होगा आप, इसी तरीके से वोटर आईडी का नाम भी सुना होगा आप लोगों ने। सब लोग जानते हैं कि आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड सब लोग जानते होंगे आप लोग इन दोनों को। अगर हम लोग का वोटर आईडी कार्ड होता तभी हम वोट डाल देते हैं, यदि आधार कार्ड होता तो अकाउंट में आसानी से हमारे क्या होते, सभी काम हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखिएगा, पंजीकरण इसी को कहा गया। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अगर आप भारत के नागरिक हो, वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड भी होना चाहिए। भाई हम आप कैसे प्रूव कराएंगे हम भारत के नागरिक हैं? तो हम लोग सबको अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाते हैं, या अपना आधार कार्ड दिखाते हैं, या अपना वोटर आईडी कार्ड दिखाते हैं, तो हम लोग समझ जाते हैं भारत के क्या है? नागरिक है। अब यही चीज यहाँ पर समझते हैं, पंजीकरण मतलब हो गया यही चीज है, आईडी कार्ड होना चाहिए आपके पास। इसलिए ध्यान रखिएगा, यदि आपकी आईडी यहाँ बनती है तो आपका पंजीकरण हो गया। यदि पंजीकरण हो गया है तो भारत के क्या हो गया? यहाँ पे आपको नागरिकता प्रदान की जा सकती है। अब आता है देश। देश मतलब होता है देशीकरण। देशीकरण, इस देशीकरण का तात्पर्य यहां पे है शेष विश्व के नागरिक जो भारत में है। कहां है? भारत में। और उनके कुछ क्या होते हैं? मानक होते हैं। उन मानक में ध्यान रखिएगा वो भारत के अंदर काफी दिनों से रह रहे हैं, या उन्हें भाषा का ज्ञान है। जितनी 8वीं अनुसूची में जितनी भाषा है उनमें से किसी एक भाषा का ज्ञान है, तो उसे ध्यान रखिएगा भारत की क्या दी जा सकती है? नागरिकता दी जा सकती है। ये हो गया देशीकरण। इसको हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं, देश मतलब देशीकरण मतलब होता है देशी रियासतें जितनी भी थी, जैसे हमने झांसी का नाम सुना होगा, अवध के नवाबों का नाम सुना होगा, तो ऐसे स्थिति में ध्यान रखिएगा जो उनका पंजीकरण किया गया तो वहां के लोगों को भी भारत की क्या दे दी गई भैया? नागरिकता दे दी गई। वैसे यहाँ पर भी शेष विश्व के नागरिक जो अगल बगल के नागरिक थे, यदि भारत के अंदर आ रहे हैं, रहना चाहते हैं, ऐसा एक रियासत क्या थी जमाने में, कोई राजा दूसरा हुआ, राजा हरि सिंह का नाम सुना, अवध के नवाब का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ध्यान रखिएगा, है निजाम का नाम सुना होगा, तो कहीं ना कहीं ये कहीं देखा जाए तो एक हिसाब से अलग थे, लेकिन उठा उठा भारत में क्या किया गया? देशीकरण के माध्यम जोड़ा गया तो उनके वहां के जितने भी लोग थे उनको लोकल भाषा में 8वीं सूची में जितनी भाषाएं थी उन भाषाओं में किसी एक भाषा का क्या होना चाहिए था? वो ज्ञान होना चाहिए था। वो लगा तमाम समय से भारत में समय से क्या हो रहे हैं? निवासी हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा उनको देशीकरण के माध्यम से क्या दे दी गई? नागरिकता प्रदान कर दी गई। ध्यान रखिएगा। में समाया में आप विलय से हम लेते हैं। अगर भारत में किसी भी चीज का विलय किया गया है, मर्ज किया गया है, तो ऐसी स्थिति में वहां पे रहने वाले लोगों को भी क्या दे दी गई? भारत की नागरिकता। मैं एग्जाम्पल देखता हूँ, गोवा को लेता हूँ, मैं एग्जाम्पल दमन को लेता हूँ, दादरा नागर हवेली को लेता हूँ, ठीक ना। तो गोवा, दादरा नागर हवेली, दमन, दीव, इन सबको मैं लेता हूं। ऐसी स्थिति में ध्यान रखिएगा गोवा किसके द्वारा बसाया गया? पुर्तगालियों द्वारा बसाया गया। जब पुर्तगालियों द्वारा इसे बसाया गया तो ऐसी स्थिति में भैया ध्यान रखिएगा कुछ पुर्तगाली तो चले गए, अपना वापस पुर्तगाल चले गए, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो भारत में ही रहना चाहते थे या भारत के निवासी थे। जब गोवा को उठाकर भारत में विलय किया गया, या दमन को उठाकर भारत में विलय किया गया, दादरा नगर हवेली को उठाकर भारत में विलय किया गया, तो वहां के लोगों को विलय के आधार पर भारत की क्या दे दी गई भैया? नागरिकता का अधिकार क्या कर दिया गया? प्रदान कर दिया गया। ये तो हो गए 5 रीजन।
अब आता है छठा रीजन। जो छठा रीजन है वो ध्यान रखिएगा, पुनर्प्राप्ति के आधार पर। पुनर्प्राप्ति के आधार पर, ये क्या चीज है? छठा रीजन है। पुनर्प्राप्ति का मतलब यहाँ पर यह है कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार से भारत की नागरिकता, कोई व्यक्ति किसी प्रकार भारत की नागरिकता पहले उसने प्राप्त की, बाद में उसने उसे क्या कर दिया? त्याग दिया, और त्यागने के बाद वो अमेरिका चला गया, यूएसए की उसने कर ली नागरिकता। कुछ दिनों बाद वो अमेरिका से फिर वापस आया, वापस आने में उसने भारत की फिर नागरिकता क्या करना चाहता हो? भैया प्राप्त करना चाहता हो। तो ऐसी स्थिति में उसे पुनर्प्राप्ति के आधार पर फिर से भारत की क्या दे दी जाएगी? भैया नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। ये हो गया भैया पुनर्प्राप्ति। तो ये 6 प्रकार की नागरिकता है। क्लियर हो गया? मैं फिर से रिवीजन करता हूँ। जब मतलब जन्म से कोई व्यक्ति का जन्म हुआ होगा तो यहाँ की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। वह मतलब वंशानुगत उनके माता पिता में कोई व्यक्ति रहने वाले भारत के, तो उनको नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। पंजीकरण का मतलब क्या हो गया भैया? यदि किसी भी स्थिति में उनका रजिस्ट्रेशन होता है, वोटर आईडी कार्ड बनाते हैं, आधार कार्ड बनाते हैं, उनको एक रजिस्टर्ड भारत का कर दिया जाता है, तो उसके आधार पर भारत की क्या दे दी जाएगी? उनको नागरिकता दे दी जाएगी। देशीकरण मतलब हो गया शेष विश्व के नागरिक जो भारत में आए हैं और कुछ मानकों का पालन कर रहे हैं। मानक मतलब यहाँ होगा कितने साल तक वो रहना चाहिए, 2 साल, 3 साल, 4 साल, इस मानक का पालन कर रहे हैं, या 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाएं उनमें से किसी एक भाषा का ज्ञान है, तो इस आधार पर भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इसको सीधा सीधा समझने के लिए देशीकरण समझते हैं। क्या मतलब यहाँ देशीकरण का? मान लीजिए अवध का नवाब जो है, अवध जो था भारत का हिस्सा नहीं था, ठीक, वह राजा था, उसको हम लोग थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं विश्व। ऐसी स्थिति वहां के लोग जब भारत रहे तो भारत में रहे हैं काफी समय से, ध्यान रखिएगा मानक के आधार पर, लेकिन उनको भाषा का वहां का भी क्या है? ज्ञान है। इस आधार पर जब उसको उठाकर भारत में मर्ज किया गया अवध के नवाब को, तो उठा के ध्यान रखिएगा अवध को पूरी तरह मिला लिया गया, तो ऐसी स्थिति में उस वहां के लोगों को भी भारत की क्या दे दी गई भैया? नागरिकता के अधिकार प्रदान कर दिए गए। मैं समय मतलब विलय हो गया। विलय मतलब जो गोवा था ये किसके द्वारा बसाया गया? पुर्तगालियों द्वारा बसाया गया। ऐसे दमन दीव, दादरा नगर हवेली था, इनको बाद में हमने क्या किया? विलय किया, मर्ज किया भारत में, तो वहां पे जितने भी लोग रह रहे थे उनको भारत की क्या दे दी गई? नागरिकता दे दी गई। ध्यान रखिएगा। पुनर्प्राप्ति मतलब क्या होगा? मैं आज भारत का नागरिक हूँ, कल मैंने भारत की नागरिकता प्राप्त करके अमेरिका की नागरिकता प्राप्त कर ली, लेकिन कुछ सालों बाद मैं फिर भारत में आता हूँ, फिर मैं भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता हूँ, तो पुनर्प्राप्ति के आधार पर मुझे फिर से भारत की क्या दे दी जाएगी भैया? नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। ये हो गया भैया, क्या हो गया भैया? हमारे यहाँ 6 प्रकार से नागरिकता देने का प्रावधान हो गया। ध्यान रखिएगा। अब हम लोग इसमें एक एक अनुच्छेद पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा, क्या क्या पढ़ेंगे भैया? एक एक आर्टिकल्स पढ़ेंगे। जितने भी आर्टिकल्स पढ़ेंगे उन आर्टिकल्स का क्या अर्थ है, क्या सिस्टम है, ये समझते हैं। ध्यान रखिएगा। तो हम लोग अनुच्छेद सबसे पहले चर्चा चलाएंगे अनुच्छेद 5 की। चलाएंगे भैया अनुच्छेद 5। क्या है बेटा अनुच्छेद 5? ये सबसे पहले समझते हैं। अनुच्छेद 5 में क्या किया गया भैया? चर्चा चलाई गई भारत में नागरिकता की। ध्यान रखिएगा। इसमें लिखा गया है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का प्रावधान। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का प्रावधान। लिखा गया संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का प्रावधान। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का प्रावधान का अर्थ यहाँ पर यह है, जो हमने थोड़ी देर पहले चर्चा चलाई कि भारत में किसी व्यक्ति को कितने प्रकार से नागरिकता प्रदान की जाएगी, तो मैंने बताया 6 प्रकार से उसे क्या दी जाएगी? नागरिकता। तो यही बात यहाँ लिखी गई, 6 प्रकार की जो नागरिकता है ये संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का क्या है बेटा? प्रावधान है। ठंडा था बताया था जब पंजीकरण देश में समय, इन तरीके से भारत में संविधान के प्रारंभ में नागरिकता देने का क्या किया गया बेटा? प्रावधान किया गया। अब हम लोग आते हैं अनुच्छेद 6 पे। इसमें आते हैं अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 बताया गया पाकिस्तान से, और ध्यान समझिएगा, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन होने वाले लोगों के नागरिकता का प्रावधान किया गया। लिखा गया पाकिस्तान से भारत को
प्रव्रजन होने वाले लोगों के नागरिकता का प्रावधान किया गया है। मैं थोड़ा सा चलता हूं पीछे, याद कराता हूं आप लोग को। 1947 में देखिएगा भारत और पाकिस्तान क्या हुआ भैया, विभाजन हुआ। इस विभाजन में ध्यान रखिए कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते थे, कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो भारत में नहीं रहना चाहते थे। ऐसी स्थिति को देखते हुए जब भारत और पाकिस्तान में विवाद हुआ, तो ऐसी स्थिति में लोगों के लिए मंशा रखने के लिए कुछ भारतीय संविधान में अनुच्छेद का उल्लेख किया गया, कुछ वहां का संविधान बना तो वहां भी लिखा गया। हमने स्पेशल जो अनुच्छेद 6 में से पाकिस्तान की चर्चा चलाई, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इसमें यह बताया गया कि ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आना चाहते हैं और भारत में आकर यहाँ पर रहना चाहते हैं, तो उनको जो नागरिकता का अधिकार प्रदान किया जाएगा वो 6 के तहत प्रदान किया जाएगा। आप लोगों ने इसी अगर मैं पिक्चर ध्यान देना चाहता हूँ, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जीवन काल में जो हम लोग किसी चीज को देख लेते हैं तो बहुत जल्दी याद आती है। तो ध्यान रखिएगा, पिक्चर ध्यान दिला दो, भाग मिल्खा सिंह भाग। आपने देखा होगा कि किस तरीके से उसके माता पिता को किस तरीके से वहां पर दुर्दायी तरीके से मारा गया। वहां आपने ये भी देखा होगा कि अपने बहन के साथ कहा था भैया जब भारत आता है तो ध्यान रखिएगा लाहौर की जितनी भी ट्रेनें थी उस समय आ रही थी इंडियन मतलब पंजाब में, जो लाहौर अपना पड़ता है, इंडियन लाहौर जो पड़ता है। तो ऐसी स्थिति भैया सॉरी पाकिस्तानी जो पंजाब, एक पाकिस्तानी पंजाब है, एक अपना कौन हिंदुस्तानी पंजाब है। तो अपने जो हिंदुस्तानी पंजाब में जब ट्रेनें आई तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखें हम लोगों ने कैंप बनाए। उन कैंप के माध्यम से लोगों को रोका और लोगों को रोकने के बाद उनसे एक फार्म भराया गया। फार्म जो क्या था वही पंजीकरण रजिस्ट्रेशन करा गया। उस रजिस्ट्रेशन से पता चला कि भारत में कितने ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान से क्या हुए हैं, प्रवेश किए हैं, और जितने लोग भी प्रवेश किए थे उनको उस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से हमने क्या दे दिया, भारत की क्या दे दी बेटा, नागरिकता क्या कर दी, प्रदान कर दी। इसका प्रावधान किसमें किया गया है, 6 में किया गया, ध्यान रखिएगा। तो क्लियर हो गया होगा। पाकिस्तान से यदि कोई व्यक्ति भारत आता है तो उसे अनुच्छेद 6 के तहत हम क्या देंगे, यहाँ की नागरिकता देंगे, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं जरा अनुच्छेद 7 में, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 7 कहता है साफ साफ कि पाकिस्तान को प्रव्रजन होने वाले लोगों के नागरिकता के प्रावधान, नागरिकता का प्रावधान किया गया है। ये क्या चीज है देखते हैं। पाकिस्तान को प्रव्रजन होने वाले लोगों के नागरिकता का प्रावधान किया गया। मैंने थोड़े बताया कि कुछ व्यक्ति पाकिस्तान से भारत है तो पाकिस्तान को प्रव्रजन, इसका मतलब हो गया कि पाकिस्तान को मतलब जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, भारत से जा रहे हैं। कॉमन सेंस की बात है बेटा। तो भारत से जो व्यक्ति पाकिस्तान जा रहे थे तो भारत के व्यक्ति जो पाकिस्तान जा रहे थे वह अनुच्छेद 7 के तहत हमने उनकी नागरिकता यहां से क्या कर दिया, लिखा नहीं गया है लेकिन ये कॉमन सेंस की बात है। उनकी नागरिकता प्रदान मतलब क्या हो गया, यदि कोई व्यक्ति भारत छोड़ के पाकिस्तान जा रहा है तो उस इन चीजों का उल्लेख किसमें किया गया, अनुच्छेद 7 में किया गया है। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान जा रहा है तो उसकी नागरिकता क्या कर दी जाएगी बेटा, अनुच्छेद 7 के क्या कर दी जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। यदि पाकिस्तान से भारत आ रहा है, रहना चाहता तो 6 के तहत दे दी जाएगी। भारत से पाकिस्तान जाना चाहता तो अनुच्छेद 7 के उसकी नागरिकता क्या कर दी जाएगी भैया, समाप्त कर दी जाएगी। क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं अनुच्छेद 8 में, ध्यान रखिएगा, इसको साफ कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 क्या कहता है, अनुच्छेद 8 में साफ साफ लिखा गया है भारत के बाहर रहने वाले, ध्यान रखिएगा क्या लिखा गया है, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के लोगों को उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का प्रावधान है। ये क्या चीज है, मैं अनुच्छेद 8 भी है समझा दे रहा, 9 भी समझा दे रहा। अनुच्छेद 9, यदि कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य की
नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करता है तो उसकी भारत से नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। तो हम लोग अनुच्छेद 8 और 9 में देखेंगे, ध्यान रखिएगा। बताया मैंने क्या लिखा, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का प्रावधान। और 9 में लिखा है, यदि कोई व्यक्ति विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करता है तो उसकी भारत से नागरिकता क्या कर दी जाती है, समाप्त। मैंने पूरी डिटेल से बता दी है। इसको पहले 8 और 9 में थोड़ा बेसिक डिफरेंस का ये समझते हैं, पहले 8 में समझते हैं। देखा होगा कभी कभी हम लोग यहाँ IIT के लोग कोर्स करते हैं। IIT कोर्स करने के बाद देखिएगा उनकी जॉब जब अमेरिका में लगती है या ब्रिटेन में लगती है, तो इस तरह देखिएगा उनके लिए कुछ कंपनियां क्या करती हैं, उनको अपनी कंपनी में जो विदेशी कंपनियां उनको क्या कर लेती है, हायर कर लेती है। जब हायर करती है तो आपने एक चीज देखा होगा, ध्यान रखिएगा, 2 चीजें होती है, होता है पासपोर्ट, एक होता है वीजा। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? पासपोर्ट ध्यान रखिएगा, आपको विदेशी यात्रा कराने वाला एक सुविधा होता है, और वीजा वो चीज होती है जब कोई कंपनी आपको वीजा जब तक नहीं देगी तब तक आप उस कंपनी में क्या नहीं कर सकते, जॉब नहीं कर सकते हैं। ये जो कंपनियां हैं, विदेशी कंपनियां हैं, उस IIT जो लड़का क्वालिफाई करके एक अच्छे नंबर से उसको नौकरी दे रहा है तो वो कंपनी उसे क्या देती है, वीजा देती है। ध्यान रखिएगा, इस वीजा की एक अवधि होती है, टाइम पीरियड होता है, इसमें लिखा होता है 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। इसका अर्थ क्या वो समझते हैं। यदि कोई लड़का 8 में समझिएगा, अनुच्छेद क्या कह रहा है, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का प्रावधान। कोई व्यक्ति इंडियन है, वो अमेरिका गया, उसने भारत जाके विदेश में 4 साल तक नौकरी करी। 4 साल बाद जब उसका वीजा समाप्त होता है, यदि वह फिर पुनः भारत आता है तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 8 में इस चीज का उल्लेख किया गया कि उसकी नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, यदि कोई व्यक्ति भारत के बाहर जाता है, नौकरी के उद्देश्य से जाता है, किसी विदेश जाता है, और वहां पर अगर वो नौकरी करने फिर से वापस आता है या किसी काम को करने गया है पुनः वापस आता है, तो उसकी नागरिकता को समाप्त करने का प्रावधान नहीं है। यह अनुच्छेद 8 बताया गया है। लेकिन अनुच्छेद 9 क्या कहता है? अनुच्छेद 9 कहता है, यदि कोई व्यक्ति विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ले। स्वेच्छा से अर्जित करने का मतलब बेटा यहाँ पर जो हो गया, मैं इंडिया से अमेरिका गया और अमेरिका में जाने के बाद मैंने अमेरिका की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली, या मैंने वहां शादी कर ली तो मुझे वहां ग्रीन कार्ड मिल गया। ध्यान रखिएगा, तो ऐसी स्थिति में भारत की जो नागरिकता होगी उसे समाप्त कर दी जाएगी, और उसे जो विदेशी नागरिकता उसे वहां पे क्या हो जाएगी, जब प्राप्त हो जाएगी तो भारत की ऑलरेडी उसकी नागरिकता से क्या कर दी जाएगी भैया, समाप्त कर दी जाएगी। ये 9 बताया गया। तो दोनों में फिर समझ समझिएगा, यदि कोई व्यक्ति भारत के बाहर गया है, बाहर रह रहा है, कुछ समय बाद यदि आता है, वो काम करने या किसी उद्देश्य से भारत को जानकारी दे गया है, या वहां पर वो जॉब करने के उद्देश्य से गया है, तो 2 साल की जो भी उसका वीजा का टाइम पीरियड होगा, उसके बाद यदि वो वापस आता है तो उसकी नागरिकता उसके पास बनी रहेगी। लेकिन यदि कोई व्यक्ति विदेश जाता है और वहां की नागरिकता वो स्वेच्छा अपनी इच्छा अनुसार अर्जित कर लेता है, या वहां शादी कर लेता, कुछ भी कर लेता, वहां ग्रीन कार्ड यदि उसे प्राप्त हो जाता है तो उसकी भारत से नागरिकता क्या कर दी जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। ये बताया गया अनुच्छेद 9 में। ध्यान रखिएगा। तो 8 और 9 में क्लियर हो गया होगा। विदेशी राज्य की स्वेच्छा से नागरिकता लेता है तो उसकी नागरिकता समाप्त किस अनुच्छेद तहत की जाएगी, 9 के तहत। 8 में क्या लिखा गया है, यदि वो किसी विदेश जा रहा है, वहां पर कुछ रहने का फिर वापस आता है काम वर्किंग करने के बाद, तो उसकी नागरिकता क्या रहेगी भैया, बनी रहेगी। ये किस बताया गया, अनुच्छेद 8 बताया गया। अब आता है अनुच्छेद 10, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 10 में लिखा गया नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। आपके पास जितने भी नागरिकता के अधिकार हैं 6, 7, 8, 9, वो सब के सब अधिकार आपके पास क्या रहेंगे भैया, बने रहेंगे। ये अनुच्छेद किसे बताया गया, 10 में। तो क्या बताया गया, नागरिकता के अधिकारों का बना रहेगा। तो नागरिकता का अधिकार बने रहने का प्रावधान जो है वो किसमें किया गया बेटा, अनुच्छेद 10 में किया गया। तो नागरिकता के अधिकारों के बने रहने का प्रावधान किस अनुच्छेद में भैया, अनुच्छेद 10 में। अब अनुच्छेद 11 आता है। अनुच्छेद 11 में बताया गया है, यदि किसी भी स्थिति में नागरिकता के अधिकारों में कोई भी विनिमय
करना है तो बिना मतलब परिवर्तन, कानूनी कोई भी परिवर्तन करना है तो कौन करेगी? संसद के माध्यम से यह परिवर्तन किया जा सकता है। तो आप लोगों से कोई कह दे यदि किसी भी स्थिति में नागरिकता के अधिकारों में किसी भी प्रकार का विनिमय मतलब होता है किसी प्रकार से कोई परिवर्तन अगर कराया जाए, परिवर्तन किस चीज का होगा भैया? कानूनी परिवर्तन होगा। किस चीज का परिवर्तन होगा? कानूनी परिवर्तन होगा। यदि कोई भी कानूनी परिवर्तन होता है तो ये कौन करा सकती है? संसद करा सकती है। कौन करा सकती है? संसद के पास ये क्या होता है? अधिकार होता है। ध्यान रखिएगा, इसका उल्लेख किसमें किया गया? अनुच्छेद 11 में किया गया। ध्यान रखिएगा, फिर समझिएगा बहुत ध्यान से। अनुच्छेद 11 में क्या बताया गया है? यदि किसी भी स्थिति में नागरिकता के अधिकारों में कोई विनिमय का मतलब होता है परिवर्तन करना। किस चीज का परिवर्तन होगा भाई? कानून में। तो किस परिवर्तन होगा? कानून का परिवर्तन होगा। ध्यान रखिएगा, यदि कानून में कोई भी परिवर्तन होता है तो ऐसी स्थिति में यह अधिकार किसको दिया गया? संसद को दिया गया। ध्यान, संसद के माध्यम से इसमें क्या किया सकता है भैया? परिवर्तन किया जा सकता है। मतलब राष्ट्रपति इसे डायरेक्टली परिवर्तित कर नहीं सकता है, या किसी प्रकार से कोई भी ये सोचे कि लॉज में कोई भी डायरेक्टली परिवर्तन हो जाए तो नहीं हो सकता है। जब तक कि इसमें संसद, लोकसभा और राज्यसभा जब तक कि बिल नहीं पारित करेंगे तब तक ध्यान रखिएगा इसमें किसी भी प्रकार से कोई कानूनी परिवर्तन नहीं होगा। हम लोग का नागरिकता का अधिकार जो था अनुच्छेद कहां से? 5 से लेकर 11 तक का। यह टॉपिक अपना क्या होता है? यहां से समाप्त होता है। ध्यान रखिएगा, अगला टॉपिक अपना कौन सा? मूल अधिकार का है, जो भाग 3 में रखा गया, जिसे हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा, उसमें हम लोग जितने भी 12 से लेकर 36 तक जितने मूल अधिकार हैं, ध्यान रखिएगा, वैसे तो पूरा आता है 35 तक की। ध्यान रखिएगा, उसको वहां से उसके बाद 36 से 51 क्या रखे जाते हैं? अपने मौलिक कर्तव्य रखे जाते हैं, इसको मूल कर्तव्य बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, और उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं? सीधे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। तो अभी हम लोग अगले लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? मूल अधिकार पढ़ेंगे। कहां से कहां तक रखे गए हैं? 12 से 35 तक रखे गए हैं। ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।